नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि देश के लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण मंगलवार को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 सीटों पर वोट डाले गए। आंकड़ों के अनुसार लगभग 62% वोट इन सीटों पर डाले गए। अब सबसे मुख्य प्रश्न उठता है कि क्या 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी। तीसरे चरण में भी कम वोटिंग के क्या है मायने। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 94 सीटों पर मतदान के साथ ही संपन्न हुआ तीसरा चरण। अब देश में 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है, जबकि एक सीट सूरत में बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल चुकी है। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 87 सीटों पर मतदान हुए थे। ऐसे में आधी से अधिक सीटों पर मतदान संपन्न हो जाने के बाद राजनीति के जानकार इस बात की समीक्षा में लगे हैं कि क्या है देश का मूड। पहले दो चरण की तरह ही अब तक के आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस चरण में गुजरात की सभी सीटें, कर्नाटका की 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। असम और महाराष्ट्र में सबसे अधिक गिरावट। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रोविजनल डाटा के अनुसार मत प्रतिशत में तीसरे चरण में सबसे अधिक गिरावट दादर और नगर हवेली में लगभग 11% के देखने को मिली है। वहीं महाराष्ट्र और असम में भी मतदान प्रतिशत में भारी कमी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 10% मतों की गिरावट हुई है। वहीं असम में भी लगभग 10% वोट कम पड़े हैं। सभी 94 सीटों पर लगभग 6% कम वोट पड़े हैं। गुजरात में लगभग 8.5% की कमी देखने को मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी लगभग 7.8% की कमी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका में वोट प्रतिशत में सुधार। उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटका में वोट प्रतिशत में पिछले चरण की तुलना में कुछ सुधार की संभावना जताई जा रही है। प्रोविजनल डाटा के अनुसार यूपी में लगभग 4%, बिहार में लगभग 5% और कर्नाटका में लगभग 2.5% की कमी है। हालांकि अंतिम डाटा सामने आने पर उम्मीद जताई जा रही है कि वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के आसपास तक पहुंच सकती है। बंगाल और असम में वोट परसेंटेज में बड़ी गिरावट। बंगाल और असम में वोट परसेंटेज में पिछले चुनाव की तुलना में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। असम में लगभग 10% और बंगाल में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली है। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां भारी मतदान होता रहा है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बेहद उम्मीद है। बंगाल में बीजेपी ने इस चुनाव में मिशन 35 का लक्ष्य रखा है। मतदाताओं ने में 2014 और 2019 वाला नहीं दिख रहा उत्साह। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें 80% से अधिक सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। हालांकि वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है। खासकर उन राज्यों में और उन सीटों पर भी गिरावट हुई है जहां बीजेपी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीतने में सफल रही थी। कम वोटिंग परसेंटेज के क्या है कारण। पिछले दो चरण में जहां वोटिंग परसेंटेज को लेकर दावे किए जा रहे थे कि भीषण गर्मी का भी असर मतदाताओं पर रहा है और वो घरों से निकल नहीं पाए। हालांकि इस चरण में चुनाव के पहले कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश हुई और मौसम अच्छा बना रहा। पूर्वांचल के राज्यों में पिछले 2 दिनों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि असम में मतदान प्रतिशत में भारी कमी देखने को मिली। बिहार में भी लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। बंगाल, असम में कम मतदान से किसे नुकसान।
बंगाल की जिन 4 सीटों पर मंगलवार को वोट डाले गए हैं, उनमें से 2 पर टीएमसी, 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में कम मतदान को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मतदान पर प्रतिशत में गिरावट का चुनाव परिणाम पर क्या रहा है असर? मतदान प्रतिशत में गिरावट या बढ़ोतरी को लेकर जानकारों की राय मिली जुली है। कुछ जानकारों का मानना है कि मतदान में कुछ प्रतिशत मतों की गिरावट या बढ़ोतरी से बहुत अधिक असर चुनाव के परिणाम पर नहीं होता है, और कुछ जानकारों का मानना है कि इसके बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली, और जब जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई 4 बार सरकार बदली गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी भी हुई थी। 1980 में चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई। वहीं 1999 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई, लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्ष दल को मिला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की थी पहली परीक्षा। इस चरण के चुनाव को लेकर सबकी नजर गुजरात की 25 सीटों पर हो रहे मतदान पर थी। वहीं गोवा की भी 2 सीटों पर मंगलवार को ही वोट डाले गए। गोवा और गुजरात को लेकर सबसे अधिक चर्चा पर इस बात की थी कि यह पहली बार हुआ है जब इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके मैदान में है। अपनी स्थापना के बाद से आप गोवा में लगातार वोट पाती रही है। हालांकि इस बार उसने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में वोट प्रतिशत में गिरावट का क्या असर चुनाव परिणाम पर होगा, यह देखना बेहद रोचक रहेगा। अगर सूत्रों की माने तो तीसरे चरण के मतदान के पहले ही घबराई हुई थी बीजेपी। कई राज्यों में सुपड़ा साफ होने का था डर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण में भारी नुकसान के बाद बीजेपी के लिए तीसरा चरण और भी भयावह हो सकता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वह पहले और दूसरे चरण में निर्णायक बढ़त बना लेगी, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया और बीजेपी डेंजर जोन में पहुंच गई। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज के लिए 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 94 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए। तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटें के अतिरिक्त कर्नाटका की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4, दादरा नगर हवेली की 2, गोवा की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हुए। तीसरे चरण में 94 सीटों में से वर्तमान में 82 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं। बीजेपी गठबंधन को इन सीटों पर बढ़त बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तीसरे चरण की सीटों में गुजरात की 26 में से 26 बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में 9 में से 9 बीजेपी के पास, बिहार की 5 में से 5 बीजेपी गठबंधन के पास, छत्तीसगढ़ की 7 में से 6 बीजेपी के पास, कर्नाटका की 14 में 14 बीजेपी के पास, महाराष्ट्र की 11 में से 9 बीजेपी गठबंधन के पास और उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 बीजेपी के पास हैं। तीसरे चरण की ग्राउंड रिपोर्ट पर नजर डालें तो तीसरे चरण की 94 सीटों में से केवल 19 सीटों पर ही बीजेपी गठबंधन मजबूत दिखाई दे रही है। तीसरे चरण में 94 सीटों में से 62 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तीसरे चरण की 13 सीटों पर क्षेत्रीय दल और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। अगर रुझानों की माने तो तीसरे चरण की 94 सीटों में से 75 सीटों पर बीजेपी के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सभी आंकड़ों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आंकड़े रुझानों पर आधारित हैं और अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।
पहले और दूसरे चरण की डिटेल वीडियोस भी बनी हुई हैं और उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ताकि आप पहले और दूसरे चरण के डिटेल्स भी देख सकें और वहां से आप सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।